नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में। आज 25 जुलाई है और आज भी हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम पहले प्रश्न पर चलें या ये देखें कि पिछली वीडियो के अंत में जो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा गया था उसका उत्तर क्या होगा। आज का सुविचार देख लेते हैं। तो आज का सुविचार है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कि सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दें। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कहना यह है कि आप नींद में सपने जो देखते हैं वो पूरे नहीं होते, क्योंकि सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते, आपकी रात भर की नींद उड़ा देते हैं। तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करते रहिए। इस सुविचार का ये उद्देश्य है आपको कहने का। तो इसी के साथ ही चलते हैं कल के वीडियो के या पिछली वीडियो के अंदर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देखने। तो कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण किस देश ने शुरू किया है। तो ऑप्शंस थे नेपाल, चीन, जापान और रूस। तो इसका उत्तर होगा रूस। जिन लोगों ने भी रूस आंसर दिया है वह बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ ही पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में यूरो कप किस देश ने जीता। फ्रांस, जर्मनी, इटली या स्पेन। तो इसका सही उत्तर होगा इटली। तो हाल ही में यूरो कप इटली ने जीता है और ये जो खेल खेला गया, यूरो कप का जो गेम हुआ, ये वेम्बली स्टेडियम में इंग्लैंड में खेला गया और वेम्बली स्टेडियम में इंग्लैंड और इटली के बीच यूरो कप के फाइनल में इटली टीम ने जीत हासिल की। टीम जो रही इटली और इंग्लैंड के बीच यह फाइनल मैच खेला गया। तो इटली ने दूसरी बार यूरो कप का खिताब जीत लिया है। यूरो कप 2020 के फाइनल में इटली की टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूट आउट 3-0 से हराया है। देखिए 2020 का यह गेम है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण इस खेल को स्थगित कर दिया गया था और अभी 2021 में इस खेल को संपन्न किया गया है। इसी के साथ ही देखें तो इससे पहले इटली ने साल 1968 में यूगोस्लाविया को हराकर यूरो कप जीता था। तो गौरतलब है कि इटली ने वर्ष 2000 और वर्ष 2012 में भी यूरोपियन चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई किया था, लेकिन वह फाइनल मुकाबले में जीत हासिल नहीं कर पाई थी। वहीं इंग्लैंड बीते 55 वर्षों में अपना पहला फाइनल मुकाबला खेल रहा था। इसी के साथ ही हम देखें तो यूरो कप तथा यूरोपियन चैंपियनशिप क्या है। तो यूरोपियन चैंपियनशिप या यूरोपियन फुटबॉल महासंघ के सदस्य देशों के बीच आयोजित एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। यूरो कप अथवा यूरोपियन चैंपियनशिप को फीफा विश्व कप के बाद विश्व के दूसरे सबसे बड़े या सबसे महत्वपूर्ण फुटबॉल टूर्नामेंट के रूप में जाना जाता है। यूरोपीय चैंपियनशिप, जिसे पहले यूरोपीय राष्ट्र कप के रूप में जाना जाता था, का आयोजन पहली बार वर्ष 1960 में किया गया। कब किया गया? वर्ष 1960 में पहली बार इसका आयोजन किया गया था। यह फीफा विश्व कप के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसी के साथ ही आगे बढ़ें तो इटली के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि इटली यूरोपीय महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक देश है, जिसकी मुख्य भूमि एक प्रायद्वीपीय मुख्य भूमि है। यानी कि ये मुख्य रूप से जो है इसका प्रायद्वीपीय क्षेत्र किस में आता है? भूमध्य सागर में आता है। यदि आप मानचित्र पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि भूमध्य सागर जो कि अफ्रीका के उत्तर में है और यूरोप के दक्षिण में है, यानी कि इन दोनों महाद्वीपों के मध्य में स्थित है भूमध्य सागर, और उसी में ही इस इटली का प्रायद्वीपीय क्षेत्र आता है। तो इटली के उत्तर में आल्प्स पर्वत माला है। इसमें फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया तथा स्लोवेनिया की सीमाएं आकर लगती है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो सिसिली तथा सर्डिनिया, जो भूमध्य सागर के दो सबसे बड़े द्वीप हैं, इटली के ही अंग हैं। वेटिकन सिटी तथा सैन मैरिनो इटली के अंतर्गत समाहित दो स्वतंत्र देश हैं। यानी कि वेटिकन सिटी और सैन मैरिनो इटली के अंतर्गत, यानी कि इटली के अंदर है इसकी देश, ये दो स्वतंत्र देश हैं। ये कौन? वेटिकन सिटी और सैन मैरिनो। इसके अलावा पो और टाइबर यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। रोम टाइबर नदी पर स्थित है। रोम किस नदी पर स्थित है? टाइबर नदी पर स्थित है। इसी के साथ ही देखें तो इटली यूनान के बाद यूरोप का दूसरा प्राचीनतम राष्ट्र है। रोम की सभ्यता तथा इटली का इतिहास देश के प्राचीन वैभव तथा विकास का प्रतीक है। आधुनिक इटली 1861 ईस्वी में राज्य के रूप में गठित हुआ था। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में सुर्खियों में रहा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संबंध किस राज्य से है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संबंध
किस राज्य से है? तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक पक्षी है, ठीक है। तो अब आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपके सामने, राजस्थान, असम, बिहार और उत्तराखंड। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा राजस्थान। ये राजस्थान का राजकीय पक्षी है मुख्यतः। तो अभी हाल ही में राजस्थान राज्य ने में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने हेतु पर्यावरण संरक्षणवादियों ने धरना प्रदर्शन किया है। राजस्थान राज्य के जैसलमेर जैसे क्षेत्रों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जीवन खतरे में बना हुआ है, क्योंकि वहाँ बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही कंपनियां इनके लिए खतरे की घंटी बनती जा रही हैं। राजस्थान राज्य के इन क्षेत्रों में ओवरहेडेड ट्रांसमिशन लाइनें और सरकारी एवं निजी भूमि पर बिना सोचे समझे लगाए जा रहे सौर पैनलों से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। इसलिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने हेतु पर्यावरण संरक्षणवादियों ने राजस्थान में धरना प्रदर्शन किया है। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को संरक्षित करने हेतु कुछ कमेटी बनाई गई थी। तो अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया था, जिसका कार्य गुजरात और राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को संरक्षित करना था। लेकिन राजस्थान के पर्यावरणीय संरक्षणवादियों का आरोप है कि इस प्रयास का व्यवहारिक स्तर पर कार्यान्वयन नहीं हुआ। यानी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की थी और कमेटी ने इस पे सुझाव दिए थे, उसको लेकर जो है राजस्थान ने उस पर काम नहीं किया है और बिजली उत्पादन कंपनियां अपनी मनमानी कर रही हैं। इससे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच रहा है। यानी कि जो हाई वोल्टेज वायर्स हैं, तार हैं, वो बिजली के तार हैं, उनको बिना किसी लेयरिंग के, यानी कि उन्हें बिल्कुल नंगा तार जो लगाया जाता है वो लगता है, जिसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चिपक जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। दरअसल कुछ पर्यावरण संरक्षणवादियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि भारत के गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को खुले बिजली के तारों से भारी नुकसान हो रहा है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कोर्ट से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने का भी आग्रह किया था। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी का गठन किया जो गुजरात और राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को संरक्षित करने का कार्य करेंगी। यह कमेटी एक वर्ष में जहां भी संभव हो सकेगा हाई वोल्टेज बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को भी निर्देश दिया था कि वह इस समिति को हर संभव सहायता उपलब्ध कराए। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बिजली के तारों से टकराकर मरने से बचाने के साथ ही उनके अंडों की सुरक्षा के लिए भी एक संरक्षण नीति की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अब हम देखते हैं कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो पक्षी है वो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो भारत में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को सोन चिरैया किस नाम से? सोन चिरैया के नाम से भी जाना जाता है, जबकि राजस्थान में इसे गोंडवाना के नाम से जाना जाता है। यह राजस्थान का राजकीय पक्षी है। यह मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला एक विशाल पक्षी है तथा विश्व में पाए जाने वाली सबसे बड़ी उड़ने वाली पक्षी प्रजातियों में से एक है। तो मुख्यतः ये भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला विशाल पक्षी है, ध्यान रखना है। और विश्व में पाए जाने वाली सबसे बड़ी उड़ने वाली पक्षियों की प्रजातियों में से भी एक है और यह सोन चिरैया के नाम से जाना जाता है और राजस्थान में इसे गोडावड़ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का यह राजकीय पक्षी भी है। इसके साथ ही देखें तो आज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अपने निवास स्थान के क्षरण यानी कि डिग्रेडेशन, उनके निवास स्थान के ख़त्म होने और उनका अवैध शिकार करने के कारण संकटग्रस्त है। और ये भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत इसे संरक्षित भी किया गया है। जबकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा
गया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को संरक्षित करने के कुछ सरकारी प्रयास भी लगातार किए गए हैं, जिसमें कुछ सरकारी प्रयास इस प्रकार हैं कि मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान यानी कि डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि जैसलमेर राजस्थान में है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को संरक्षित करने का वहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि देहरादून उत्तराखंड में स्थित है के साथ मिलकर इस पक्षी के संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसी प्रकार करेरा वन्यजीव अभयारण्य, करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के जो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है, इसे वर्ष 1981 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था। यानी कि स्पेशली किसके लिए? करेरा वन्यजीव अभयारण्य को स्थापित किया गया था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। करेरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ये शिवपुरी मध्य प्रदेश में यह है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। इसी के साथ ही अगर हम आगे बढ़ें तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्या है, इसकी अगर हम बात करें तो इसे भारतीय संसद ने वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए 1972 में पारित किया था। इस अधिनियम का मकसद वन्यजीवों के अवैध शिकार, मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाना था। इसी के साथ ही इसमें 2003 में इस अधिनियम में संशोधन भी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN और इसकी लाल सूची यानी कि रेड लिस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो IUCN यानी कि द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर दुनिया की प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है यानी ग्लोबल अथॉरिटी है, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। कब की गई थी? 1948 में IUCN की स्थापना की गई थी। IUCN सरकारों तथा नागरिक समाज दोनों से मिलकर बना एक संघ है जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसी के साथ ही देखें तो IUCN का घोषित लक्ष्य विश्व की सबसे विकट पर्यावरण और विकास संबंधी चुनौतियों के लिए एक व्यवहारिक समाधान खोजने में सहायता करना है। इसके साथ ही IUCN विश्व के विभिन्न संरक्षण संगठनों के नेटवर्क से प्राप्त जानकारी के आधार पर लाल सूची यानी कि रेड लिस्ट प्रकाशित करता है, जो विश्व में सबसे अधिक संकटग्रस्त प्रजातियों को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त चलते हैं वीडियो के अपने अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि नीली अर्थव्यवस्था का संबंध है वन संरक्षण से, भूमि संरक्षण से, शैवाल उत्पादन से या महासागरीय संसाधन से? तो इसका स्पष्ट और सही उत्तर होगा महासागरीय संसाधन से। तो हाल ही में भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री ने कहा है कि आने वाले वर्षों में भारत का अपने डीप ओशन मिशन और महासागर संसाधनों के माध्यम से 100 बिलियन से अधिक की नीली अर्थव्यवस्था यानी कि ब्लू इकोनॉमी का लक्ष्य है। नीली अर्थव्यवस्था क्या है? नीली अर्थव्यवस्था को मरीन अर्थव्यवस्था या तटीय अर्थव्यवस्था एवं महासागरीय अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। नीली अर्थव्यवस्था में वे आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं जिसमें समुद्र के संसाधनों का उपयोग इस तरह किया जाता है कि उससे समुद्री पर्यावरण व्यवस्था को कोई नुकसान ना हो। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो वहीं विश्व बैंक के मुताबिक जब समुद्र के संसाधनों का उपयोग आर्थिक विकास, आजीविका तथा रोजगार एवं महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण को केंद्र में रखकर किया जाता है तो वह नीली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। अगर देखा जाए तो भारत की नीली अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के एक उपवर्ग सब कैटेगरी के रूप में समझा जाता है, जिसमें संपूर्ण समुद्री संसाधन प्रणाली तथा मैरीटाइम आर्थिक संरचना और देश के विधिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत तटीय समुद्रीय जोन शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 7.5 हजार किलोमीटर की तटीय सीमा के साथ भारत की मैरीटाइम स्थिति विशिष्ट है। भारत के 28 में से 9 राज्य तटीय हैं और देश के भूगोल में 1382 द्वीप समूह शामिल हैं। लगभग 199 बंदरगाह हैं जिनमें प्रत्येक वर्ष लगभग 1400 मिलियन टन कार्गो कार्य करने वाले 12 प्रमुख बंदरगाह भी हैं। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर के विशेष आर्थिक क्षेत्र कच्चा माल, कच्चा तेल तथा प्राकृतिक गैस जैसे निकाले जाने वाले लिविंग और नॉन लिविंग संसाधनों की प्रचुरता वाले क्षेत्र हैं। तटीय अर्थव्यवस्था में 4 मिलियन से अधिक मछुआरे और तटीय समुदाय के लोग इसमें शामिल हैं।
इस विशाल मैरीटाइम हितों के साथ नीली अर्थव्यवस्था भारत के आर्थिक विकास में क्षमतापूर्ण स्थान रखती है। स्थिरता तथा सामाजिक आर्थिक कल्याण को केंद्र में रखने से नीली अर्थव्यवस्था जीडीपी में अगली छलांग लगाने की क्षमता भी रखती है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो डीप ओशन मिशन और नीली अर्थव्यवस्था क्या है, तो भारत सरकार ने जून 2021 में डीप ओशन मिशन को मंजूरी दी थी। डीप ओशन मिशन का मुख्य उद्देश्य समुद्री संसाधनों का पता लगाना और गहरे समुद्र में संसाधनों के संधारणीय दोहन के लिए तकनीक को विकसित करना है। डीप ओशन मिशन से नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इसे भारत सरकार की नीली अर्थव्यवस्था की नीति को आगे ले जाने के लिए एक अहम मिशन माना जा रहा है। डीप ओशन मिशन को भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, किस मंत्रालय द्वारा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा चरणबद्ध तरीके से 5 वर्षों में लागू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त चलते हैं वीडियो के अगले और अपने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो इसी तरीके के वीडियोस के अंत तक आप बने रहें ताकि आप वैल्यूएबल नॉलेज को प्राप्त कर सकें और आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। पिछली कुछ वीडियोस ब्रेक हुई हैं, उससे आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी करंट अफेयर्स पिछले दिनों का है अभी आगे आने वाली वीडियोज़ में वो आपको कवर हो जाएगा। और लेकिन अगर आपने अक्टूबर 2020 से अब तक की सारी वीडियोज़ देखी हैं तो आपको अभी आने वाली आपकी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। तो लगातार बने रहिए वीडियो के अंत तक और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो इसी के साथ ही अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में मिस्री किस्म की चेरी का निर्यात दुबई को किया गया। इसका संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो ऑप्शन है नागालैंड, मेघालय, अंडमान और निकोबार और जम्मू कश्मीर। तो इसका उत्तर होगा, स्पष्ट उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। तो हाल ही में कश्मीर से मिस्री किस्म की चेरी का पहला वाणिज्यिक शिपमेंट दुबई को निर्यात किया गया। इसमें एपीडीए ने भी मदद की है। बागवानी फसलों के निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए कश्मीर घाटी से मिस्री किस्म की स्वादिष्ट चेरी का पहला वाणिज्यिक शिपमेंट श्रीनगर से दुबई के लिए निर्यात किया गया है। एपीडीए ने एमएस देसाई एग्री फूड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दुबई के लिए हुई चेरी के शिपमेंट में मदद की है। मिस्री किस्म की चेरी के बारे में देखें तो मिस्री किस्म की यह चेरी न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि इसमें स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ विटामिन, खनिज और वनस्पति यौगिक की भरपूर मात्रा भी इसमें उपस्थित होती है। अगर हम एपीडीए की बात करें तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, यानी कि अंग्रेजी में इसका रूपांतरण करें तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना दिसंबर 1985 में 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा की गई थी। एपीडीए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्थापित एक प्राधिकरण है। इसे फल, सब्जियों और उनके उत्पाद, मांस और मांस उत्पाद, पोल्ट्री उत्पाद, डेयरी उत्पाद, कन्फेक्शनरी, बिस्कुट और बेकरी उत्पाद, शहद, गुड़ और चीनी उत्पाद, कोको उत्पाद के निर्यात और संवर्धन के विकास की जिम्मेदारी इसे सौंपी गई है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद के लिए प्रस्ताव पारित किया है? छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम या तमिलनाडु? तो इसका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल, जो कि काफ़ी सुर्खियों में रहा है। और जब पहली बार यहाँ के मुख्यमंत्री ने ये बात रखी थी सभी लोगों के सामने तब भी इसको करंट अफेयर्स में डाला था। और इनफैक्ट अभी तक आपने जो भी प्रश्न देखे होंगे उसमें अधिकांश प्रश्न ऐसे थे जो पीछे कई बार आ चुके हैं। तो करंट अफेयर्स अपने आप को जो है बार बार क्या करता है, रिपीट करता है। तो ज़रूरी है कि आप रेगुलर करंट अफेयर्स के साथ बने रहें। और अगर आप रेगुलर बने हुए हैं तो आप बेशक एक दिन छोड़कर भी देखते हैं या फिर आपने लगातार अगर पिछले 3 महीने अच्छी सी मेहनत की है करंट अफेयर्स पर तो आपको करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूं। लेकिन अगर आपने रेगुलर नहीं देखी है तो आपको बहुत सारी चीज़ें अनजानी लगेंगी और आप उसे केवल नोट डाउन करेंगे। लेकिन बस ज़रूरी है कि रेगुलर नोट डाउन करते रहें। हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ नया आपको जानने को, सीखने को मिलता है। तो पश्चिम बंगाल, तो अभी हम इसमें बहुत अच्छे से देखेंगे कि विधान परिषद क्या होता है, उसकी स्थापना क्या होगी। यानी कि आप यहाँ
यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका ये 5th क्वेश्चन है, ये 5th क्वेश्चन आपको जो पॉलिटी का एक सेक्शन होगा विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कैसे होती है, उसकी स्थापना कैसे की जाती है, कौन से आर्टिकल्स होते हैं संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के, जो हमें इसके बारे में बताते हैं। तो अब यहाँ पर आपके पॉलिटी का एक टॉपिक बहुत अच्छे से यहाँ पे मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य की विधानसभा ने राज्य में विधान परिषद के गठन हेतु एक प्रस्ताव पारित किया है। विधानसभा जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाती है अंग्रेजी में, और हिंदी में विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहेंगे। तो यदि पश्चिम बंगाल राज्य की विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को केंद्र की राज्यसभा और लोकसभा का समर्थन मिल जाएगा तो पश्चिम बंगाल राज्य में 94 सदस्यों यानी कुल विधानसभा सीटों का 1/3 वाली विधान परिषद का गठन हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि पहले पश्चिम बंगाल में भी विधान परिषद थी, किंतु 1969 में इस राज्य में विधान परिषद को समाप्त कर दिया था। तो भारत में वर्तमान में 6 राज्यों जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में विधान परिषदें मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो विधान परिषद क्या है, तो राज्य विधानमंडल का दूसरा और उच्च सदन राज्य विधान परिषद है। यह विधानसभा से कम महत्वपूर्ण सदन है। राज्यसभा के समान यह भी एक स्थायी सदन है, अतः राज्यपाल इसका विघटन नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 169 के तहत संसद को किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। इसके लिए उस राज्य की विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। इस प्रकार विधान परिषद ऐसा सदन है जिसे समाप्त तो किया जा सकता है किंतु विघटित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम आगे देखें तो मूल संविधान के अनुच्छेद 168 किसमें, अनुच्छेद 168 में 168 में आर्टिकल 168 में यह प्रावधान किया गया था कि कुछ अधिक जनसंख्या वाले राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में विधानमंडल द्विसदनीय होगा तथा शेष राज्यों में एक सदनीय होगा जहां पे जनसंख्या कम है। मध्य प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों ने समय समय पर विधान परिषद का गठन किया, किंतु बाद में कुछ राज्यों ने विधान परिषद को एक अनुपयोगी सदन मानते हुए उसको समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया। अतः संसद ने विधि द्वारा 1969 में पंजाब तथा पश्चिम बंगाल की, 1985 में आंध्र प्रदेश की तथा 1986 में तमिलनाडु की विधान परिषद को समाप्त कर दिया। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा राज्यों के पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश में विधान परिषद का प्रावधान तो किया गया था किंतु इसका गठन नहीं किया गया था। 2007 में आंध्र प्रदेश में विधान परिषद को पुनः स्थापित किया गया। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त 6 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है, जबकि शेष 22 राज्यों में एक ही सदन है। विधान परिषद वाले राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर तथा तेलंगाना। इसी के साथ ही अगर हम बात करें विधान परिषद का गठन कैसे होता है, तो संविधान का अनुच्छेद 171 आर्टिकल 171 विधान परिषदों की रचना या गठन के बारे में है। इसमें कहा गया है कि किसी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 होगी, यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके जो टोटल मेंबर्स ऑफ नंबर है उसका कितना 1/3 नंबर्स कहाँ होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल में होगा, विधान परिषद में होगा, उससे अधिक नहीं हो सकती है। लेकिन विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या जो है किसी भी दशा में किससे 40 से कम नहीं होगी, 40 से कम नहीं होगी। लेकिन और इसी के साथ ही देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सबसे ज़्यादा सदस्य हैं जो कि टोटल कितने नंबर रखते हैं, 100 सदस्य रखते हैं। इसी के साथ ही आगे बढ़े तो 171(3) के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। विधान परिषद के सदस्यों का निर्धारण कुछ इस प्रकार होगा कि 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों यानी कि लोकल बॉडीज जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि के द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य उन शिक्षकों के द्वारा चुने जाते हैं जो राज्य के भीतर माध्यमिक विद्यालयों
या इससे उच्च शिक्षण संस्थानों में कम से कम 3 वर्ष से शिक्षण कार्य कर रहे हों। इसके अतिरिक्त 1/12 सदस्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा चुना जाएगा जो कम से कम 3 वर्ष से किसी विश्वविद्यालय से स्नातक हो अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा स्नातक के तुल्य मान लिया गया हो, या 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसी तरीके से विधान परिषद के शेष सदस्य आधार जिसमें कुल बचे कितने 1/6 सदस्य जो हैं राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला अथवा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव होता है। राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों को किसी भी स्थिति में अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। विधान परिषद की अगर अवधि की हम बात करें तो विधान परिषद एक स्थायी सदन है। यह कभी भंग नहीं होती है, बल्कि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके स्थान पर उतने ही नए सदस्य निर्वाचित कर लिए जाते हैं। इसी प्रकार अगर आगे बढ़ें तो इसमें प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक विधान परिषद का सदस्य रहता है। यदि किसी सदस्य के त्याग पत्र या मृत्यु के कारण बीच में ही किसी नए सदस्य को निर्वाचित या मनोनीत किया जाता है तो इसकी सदस्यता बची हुई अवधि के लिए ही होती है, 6 वर्षों के लिए नहीं। इसी के साथ अगर देखें तो सदस्यों की अर्हताएं क्या होंगी, यानी कि उनकी योग्यताएं क्या हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार किसी व्यक्ति को विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए यह आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और ऐसी अन्य अर्हताएं रखता हो जो संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा विहित की गई हो। इसके अतिरिक्त विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य को उस राज्य के किसी विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए तथा मनोनीत किए जाने वाले सदस्य को उस राज्य का निवासी होना चाहिए जिस विधान परिषद का वह सदस्य बनना चाहता है। तो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य को उस राज्य के किसी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना आवश्यक है। इसी के साथ ही आगे बढ़ें तो विधान परिषद के जो पदाधिकारी होते हैं वो कौन कौन होते हैं। तो अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति। इन दोनों का चुनाव विधान परिषद अपने सदस्यों में से करती है। इनके कार्य व अधिकार वही हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के हैं। ये पदाधिकारी तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक वे विधान परिषद के सदस्य रहते हैं। वे एक दूसरे को त्यागपत्र दे सकते हैं, अतः सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को तथा उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को भेज सकता है। सभापति या उपसभापति को परिषद के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है, परंतु ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के अभिप्राय की कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना सभापति या उपसभापति को ना दे दी गई हो। यानी कि अगर सभापति या उपसभापति को पद से हटाना है एक सदस्यों द्वारा, कहाँ के सदस्यों द्वारा, लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों द्वारा, तो उसको 14 दिन पूर्व का नोटिस भी देना पड़ेगा। उसके बाद संकल्प पारित करने के लिए विधान परिषद में प्रस्ताव रखा जाएगा। तो इसी के साथ ही अगला और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके सामने है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो ये सुर्खियों में रहा था कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। तो अक्सर हमारे परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि टाइगर रिजर्व कहाँ है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है। तो हमें ध्यान रहना चाहिए, खास तौर पे उनको ध्यान रखना चाहिए जो टाइगर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुर्खियों में बनी रहती हैं या समाचारों में बनी रहती हैं। तो इसी के साथ ही अगर देखें तो हाल ही में नावेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व में ब्लैक पैंथर को देखा गया, इसलिए ये सुर्खियों में बना रहा। ब्लैक पैंथर की बात करें तो ब्लैक पैंथर एक दुर्लभ तेंदुआ है। इसे मेलानिस्टिक तेंदुआ के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक पैंथर के शरीर पर काले रंग के गुच्छे में एक फर वाले बाल पाए जाते हैं। इसके शरीर पर काले रंग के आवरण का कारण अप्रभावी एलिन है की उपस्थिति का होना है। भारत में ब्लैक पैंथर दक्षिण भारतीय राज्यों जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र आदि में पाया जाता है। ब्लैक पैंथर को IUCN की रेड लिस्ट में वर्नेरेबल कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि सुवेध्य कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा इसे साइट्स की परिशिष्टि 1 में रखा गया है।
वहीं भारत सरकार ने ब्लैक पैंथर को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत उच्च संरक्षण दिया हुआ है। नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह टाइगर रिजर्व को वर्ष 2013 में भारत के 46वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। इस टाइगर रिजर्व में देश की कुल बाघ आबादी का लगभग 1/6 भाग पाया जाता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात करें तो इसे संसद द्वारा पारित वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 1972 में पारित किया गया था। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी IUCN और उसकी रेड लिस्ट की बात करें तो यह दुनिया में इसको स्थापित किया गया था। कब? 1948 में स्थापित किया गया था। इसके साथ ही इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। विश्व की सबसे विकट पर्यावरण और विकास संबंधी चुनौतियों के लिए व्यवहारिक समाधान खोजने में यह सहायता करता है। इसके अलावा यह रेड लिस्ट जारी करता है, लाल सूची जारी करता है। अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि जो पर्यावरणीय जीव हैं उनके लिए उनके लिए रेड लिस्ट कौन जारी करता है? तो रेड लिस्ट IUCN जारी करता है। IUCN रेड लिस्ट को जारी करता है। कौन जारी करता है? IUCN रेड लिस्ट को जारी करता है। ध्यान रखिएगा, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसको जारी करता है। इसके साथ ही अगर साइट्स की बात करें तो वन्य जीव और वनस्पति के लुप्त प्राय प्रजातियों हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर यह कन्वेंशन है। किस पर? वन्य जीव और वनस्पतियों पर। द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। इस पर ये क्या है? एक कन्वेंशन है, एक सम्मेलन है और ये विभिन्न देशों के बीच एक बहुपक्षीय एग्रीमेंट है, संधि या समझौता है। इसके माध्यम से वन्य जीवों और वनस्पतियों की जो संकटापन्न प्रजातियों के अवैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रोक लगाई जाती है। यह बहुपक्षीय संधि 1 जुलाई 1975 से लागू है। वर्तमान में साइट्स के 183 सदस्य देश हैं। भारत भी इसका एक सदस्य देश है। इसके साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि मवेशियों की रक्षा के लिए कानून का प्रस्ताव करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? तो असम, बिहार, गुजरात, गोवा। तो देखो भाई, सीधा सा आंसर है। अगर आपने प्रश्न को समझ लिया कि उत्तर पूर्वी राज्य पूछ रहा है तो उत्तर पूर्वी राज्य इसमें केवल असम है, बाकी बिहार, गुजरात और गोवा इसमें उत्तर पूर्वी राज्य नहीं है। तो आराम से आप प्रश्न को समझकर भी उत्तर आराम से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? असम। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम में मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 के माध्यम से राज्य में मवेशियों की रक्षा के लिए प्रस्तावित कानून पेश किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे अन्य राज्यों में भी इसी तरह के कानून हैं। यह बिल मवेशियों के वध, खपत और नियंत्रित करके और उनके अवैध परिवहन को रोककर उनकी रक्षा करने का प्रयास करता है। इसी के साथ ही चलते हैं अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि कौन सा देश दुनिया का पहला वाणिज्यिक लघु मॉड्यूलर रिएक्टर लिंग लॉन्ग 1 का निर्माण कर रहा है? जापान, मलेशिया, चीन या इंडोनेशिया? तो इसका उत्तर होगा चीन। चीन ने अपने चांगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आधिकारिक तौर पर दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूलर छोटे रिएक्टर लिंग लॉन्ग 1 का निर्माण शुरू कर दिया है। एक बार पूरा हो जाने पर इस छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर की उत्पादन क्षमता 1 अरब किलोवाट घंटे तक पहुंच सकती है। इससे चीन में 5 लाख से अधिक घरों को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह बहुउद्देशीय छोटा मॉड्यूलर रिएक्टर 2016 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा अनुमोदित होने वाला पहला रिएक्टर था। इसी के साथ ही अगला और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि विश्व मलाला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, 12 जुलाई, 16 जुलाई या 2 जुलाई? तो इसका आंसर होगा 12 जुलाई को। 12 जुलाई को हर साल विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। तो पाकिस्तान की युवा शिक्षा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के सम्मान में 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2012 में मलाला को तालिबान विद्रोहियों ने गोली मार दी थी जब वह स्कूल जा रही थी। यह दिन विश्व के नेताओं से अपील करने के लिए मनाया जाता है कि वे अपने देश में हर बच्चे के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित करें। तो इसी के साथ ही ये था आज का हमारा 9वां प्रश्न। चलते हैं वीडियो के अगले और अंतिम प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो बिहार, नागालैंड, झारखंड या तेलंगाना? तो इसका उत्तर होगा बिहार।
तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? बिहार राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ये टाइगर रिजर्व है और वन्य जीव अभ्यारण्य है जो बिहार में भारत नेपाल सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है। यह बिहार राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने संरक्षित क्षेत्र के विभिन्न श्रेणियों में 150 गिद्धों की पहचान की है, जिस कारण यह अभी सुर्खियों में बना हुआ था। गिद्ध संरक्षण के लिए एक प्रस्तावित योजना वन्य जीव आवास के एकीकृत विकास को भेजी गई है, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को इसका एक प्रस्ताव भेजा गया है ताकि गिद्धों का संरक्षण इस आरक्षित क्षेत्र में किया जा सके। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के वीडियो के अंत में पूछा जाने वाला प्रश्न है जिसका उत्तर आपको अपने कमेंट बॉक्स में देना है, और ये आपका प्रश्न आपके सामने है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने किस देश में भीम यूपीआई को लॉन्च किया है? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या श्रीलंका? तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर आप अपने कमेंट बॉक्स में डालिए और जांचिए अपने आप को कि आपको पिछला पढ़ाया हुआ या पिछला करंट अफेयर्स में से कितना कुछ याद है। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और अंतिम वीडियो के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद।